प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को वॉशिंगटन में क्वाड लीडर्स समिट में होंगे शामिल। सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता क्वाड वैक्सीन पहल की समीक्षा और समकालीन वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल संसद टीवी चैनल का करेंगे शुभारंभ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। और चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के नए सीजन का आज से आगाज। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना स्विट्जरलैंड के यंग बॉयज से, वहीं देर रात बार्सिलोना के सामने होगी बायर्न म्यूनिख। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। विश्वविद्यालय की स्थापना महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति में की जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। और वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अलीगढ़ नोड और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के मॉडल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आजादी के आंदोलन में अपना जीवन समर्पित करने वाले राष्ट्र नायकों को याद किया। पीएम ने कहा कि उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई हैं, लेकिन 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत सुधार रहा है। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। महाराजा सुहेलदेव जी हो, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी हो, या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता सीखने को मिलती है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। वो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक एक पल उन्होंने इसी के लिए समर्पित कर दिया था। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के हर छोटे बड़े निवेशक के लिए बहुत आकर्षक स्थान बनता जा रहा है। ये तब होता है
जब निवेश के लिए जरूरी माहौल बनता है, जरूरी सुविधाएं मिलती है। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के एक बड़े डिफेंस इंपोर्टर की छवि से बाहर निकलकर दुनिया के सामने एक अहम डिफेंस एक्सपोर्टर की नई पहचान के रूप में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज देश ही नहीं, दुनिया भी देख रही है कि आधुनिक ग्रेनेड और राइफल से लेकर लड़ाकू विमान, आधुनिक ड्रोन, युद्धपोत, ये सब भारत में ही निर्मित करने का अभियान चल रहा है। भारत दुनिया के एक बड़े डिफेंस इंपोर्टर की छवि से बाहर निकलकर दुनिया के एक अहम डिफेंस एक्सपोर्टर की नई पहचान बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से ये चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। उधर हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह विज्ञान भवन में आयोजित हिंदी दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी भारती के नाम से एक पुस्तक का लोकार्पण भी किया। हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ भारत इसलिए प्रभावी लड़ाई लड़ पाया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजभाषा के माध्यम से पूरे देश को एकजुट किया। गृह मंत्री दुनिया भर के देश ये लड़ाई को इस तरह से लड़े कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई सरकारें लड़ी, मगर भारत इस लड़ाई इस तरह से लड़ा कि कोरोना के खिलाफ भारत सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ की जनता एक मुश्त एकजुट होकर लड़ी, इसलिए हम विजयी हैं। कम से कम क्षति के साथ इसमें से बाहर हैं। और ऐसा क्यों हुआ कि मोदी जी ने लगभग अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ, राज्यपालों के साथ, व्यापारी मंडलों के साथ, डॉक्टरों के साथ और देश की जनता को संबोधित करने के 35 से ज्यादा प्रयास किए और सभी के सभी राजभाषा में करे तो इसका नीचे तक पहुंचना सुनिश्चित है। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह हिंदी दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय भाषा का एक दूसरे से स्पर्धा नहीं है, सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे को बल देती हैं। मित्रों, हमने संविधान को जब स्वीकारा, इसके साथ ही 14 सितंबर 1949 के एक निर्णय को भी स्वीकार कर लिया कि इस देश की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। कोई भी भारतीय भाषा का एक दूसरे से स्पर्धा नहीं है, सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे को बल देती है।
और इसलिए हिंदी और देवनागरी को स्वीकार करने के साथ ही हमने स्थानीय भाषाओं को, सभी भाषाओं को स्वीकार करने का भी एक निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि अब डरने के दिन चले गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद वैश्विक मंचों पर हिंदी में बोलते हैं और इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है। देश का प्रधानमंत्री दुनिया के उच्च से उच्च अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हिंदी में बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है, तो हमें किस चीज की सकते? वो जमाना गया जब हिंदी बोलते थे तो होता था कि किस प्रकार से सामने वाला व्यक्ति मेरा मूल्यांकन करेगा। आपका मूल्यांकन आपके कामों के आधार पर ही होगा, आपकी क्षमताओं के आधार पर ही होगा, भाषा के आधार पर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को हिंदी दिवस की बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया था। #हिंदी दिवस पर संविधान सभा के आदर्शों और सौहार्द को याद करें, जिसने संविधान में हिंदी तथा भारतीय भाषाओं को सम्मान दिया। हमारी भाषाएं देश की सांस्कृतिक एकता का सूत्र रही हैं। भारतीय भाषाएं सीखें, भाषाई सौहार्द बढ़ाएं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों बधाई। हिंदी को एक सक्षम और समर्थ भाषा बनाने में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। ये आप सबके प्रयासों का ही परिणाम है कि वैश्विक मंच पर हिंदी लगातार अपनी मजबूत पहचान बना रही है। उधर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भाषा किसी भी देश के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक एवं साहित्यिक पहलुओं को जानने का सशक्त माध्यम होती है। राष्ट्र की भाषा जब विकास की वाहक बनती है तो नागरिकों में राष्ट्र के प्रति प्रेम और सरकार के प्रति विश्वास बढ़ता है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस पावन अवसर पर संकल्प लें कि हिंदी के प्रचार प्रसार में पूरी तन्मयता से अपना योगदान देंगे। और वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिंदी दिवस के अवसर पर ट्वीट करके कहा, भाषा के रूप में हिंदी न केवल भारत की पहचान है, अपितु ये हमारे संस्कृति और संस्कारों की संवाहक है। #हिंदी दिवस के अवसर पर सभी हिंदी सेवियों एवं भाषाविदों को मंगल कामनाएं। आइए आज राजभाषा हिंदी के साथ भारत की अन्य भाषाओं के संरक्षण व संवर्धन में अपना योगदान देने का संकल्प लें। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि हिंदी दिवस के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे अधिक लोकप्रिय भाषाओं में से एक है। हिंदी एक भाषा के रूप में भारतवासियों के बीच सेतु का भी काम करती है। इसका प्रचार प्रसार करना और अधिकाधिक उपयोग करना सभी हिंदू सेवियों को उनका दायित्व बनता है। वहीं देश में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रसार भारती में भी हिंदी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी, दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया तथा हिंदी के प्रति अधिक जागरूकता लाने का आह्वान किया। देश भर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस कड़ी में प्रसार भारती में भी हिंदी दिवस मनाया गया। खास बात यह है कि इस बार प्रसार भारती में हिंदी माह मनाया जा रहा है। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यमों से कर्मचारियों में हिंदी के प्रति जागरूकता लाई जाएगी। कार्यक्रमों में ई कार्यालय एवं सरकारी कार्यालय में आधिकारिक हिंदी हेतु कार्यशाला, हिंदी में टिप्पण एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, काव्य पाठ प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण प्रतियोगिता एवं हिंदी श्रुतलेख सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता शामिल है। इस अवसर पर बोलते हुए प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने कहा है कि लोक प्रसारक होने के नाते दायित्व है कि हिंदी का अधिक से अधिक प्रसार हो। उन्होंने आह्वान किया कि राजभाषा का पालन करते हुए हिंदी को आगे बढ़ाएं। कोरोना काल में जो हम पहले करते थे, जिस तरह के आयोजन होते थे, वो अब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। तो इस बार ऑनलाइन बहुत सारे एक्टिविटीज़ हमने जोड़ा है, तो इसको हम पूरा ले जाएंगे और पूरे नेटवर्क में ले जाएंगे। इसको सिर्फ प्रसार भारती से सचिवालय ही नहीं, दूरदर्शन डीजी दूरदर्शन हो या डीजी आकाशवाणी हो, हर जगह
ये कार्यक्रम होंगे और इन सबको फिर हम एक कल्मिनेट करेंगे। इस अवसर पर बोलते हुए आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा कि दक्षिण की भाषाओं में संस्कृत का इस्तेमाल काफी होता है और आजादी के समय से ही दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभाएं एक्टिव हैं। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि हिंदी हमारे रग रग में है, इसलिए हम हिंदी के लिए किसी दिवस के मोहताज नहीं हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय ही एक सारे हिंदुस्तानी भाषाओं के बीच में एक सेतु चाहिए, एक लिंक लैंग्वेज का ज़रूरत महसूस किया हमारा सेनानियों ने। तब से लेकर अब तक दक्षिण भारत के सभी राज्यों में जो हिंदी प्रचार सभाएं बहुत एक्टिव हैं। हम इस दिन के मोहताज ना हो, और मेरे ख्याल से हम लोग अब मोहताज नहीं हैं इस दिन के। हिंदी हमारे रग रग में है, हमारे रोम रोम में है, और हिंदी ही नहीं, मैं कहूँगा हम समस्त भारतीय भाषाएं। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के हिंदी दिवस पर दिए गए संदेशों को भी पढ़कर सुनाया गया। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के स्थापना दिवस में हिस्सा लिया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि सिस्टम ऑफ मेडिसिन में रिसर्च का काम और तेज किया जाए। शोध का काम लगातार चलते रहना चाहिए, क्योंकि बदलते समय के साथ नए नए रोगों का आगमन हो रहा है। इनका सामना करने के लिए हम सबको तैयार रहना ही होगा। सबसे ज्यादा जरूरत है कि सिस्टम ऑफ मेडिसिन में रिसर्च का काम और तेज किया जाए, और मेरा मानना है कि लगातार रिसर्च और इंप्रूवमेंट का कार्य चलते रहना चाहिए, क्योंकि बदलते समय के साथ ही अब नए नए रोगों का आगमन हो रहा है, जिनका सामना करने के लिए हम सबको तैयार रहना ही होगा। और वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज विभाग द्वारा राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन को लेकर राजधानी दिल्ली में एक बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस योजना के अस्तित्व में आने के बाद जहां देश में गृह स्वामियों को परिसंपत्तियों का आधार मिलेगा, अधिकार मिलेगा, वहीं स्थानीय स्तर और परिसंपत्तियों विवाद का सौहार्दपूर्ण निपटान करने में भी मदद मिलेगी। इस अवसर पर एक स्वामित्व डैशबोर्ड का भी लोकार्पण किया गया। ग्रामीण भारत को पारदर्शी बनाने में ये स्वामित्व एक नया एंगल देने का काम करेगा, ये मेरा सोच है। हो सकता है राज्य के लोग इसे किस रूप में, एजुकेशन राज्य के लोगों को करना है। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें पंचायतों की भूमिका जितना अधिक आप कर सकें। आगे बढ़ते हैं। गुजरात राज्य में अब तक सीजन की 69% बारिश हो चुकी है। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में अत्यधिक बारिश की वजह से जनजीवन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। राज्य में 122 से अधिक रास्ते बंद कर दिए गए हैं। बीते 24 घंटों में राजकोट से लोधिका में 21 इंच, विसावदर में 19 इंच और कालावड़ में 16 इंच बारिश हुई थी। फिलहाल राजकोट में बारिश रुकी है, लेकिन भावनगर, अमरेली, पोरबंदर में अब तक लगातार तेज बारिश जारी है। राजकोट की आजी नदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। निचले इलाकों में फंसे लोगों को प्रशासन, एनडीआरएफ और वायुसेना की मदद से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। सौराष्ट्र के 22 से अधिक बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जामनगर और राजकोट जिलों में बारिश से उत्पन्न हालात का जायजा उन्होंने लिया और बचाव के लिए हर संभव मदद देने को कहा। गुजरात में 20 एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। भावनगर जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और भावनगर का शेत्रुंजी डैम ओवरफ्लो हो चुका है। गुजरात मौसम विभाग द्वारा अगले 5 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गुजरात में 20 टीमें हैं। 20 टीमें में से 18 टीम हम लोग डिप्लॉयड कर रखे हैं और जहां जहां आईएमडी का प्रेडिक्शंस मिला है उसके तहत हम लोग स्ट्रेटेजिकली राज्य सरकार से मिलके डिप्लॉयमेंट किए हैं। 2 टीमें हमारी रिजर्व में हैं, एक टीम गांधीनगर व एक टीम बड़ोदरा में। वर्तमान समय में 3 टीमें, 2 टीमें राजकोट में व एक टीमें पोरबंदर में ऑपरेशन में लगी हुई है। अभी तक 39 लोगों को रेस्क्यू किया गया है व 11 लोगों को शिफ्ट किया गया है। साथ ही एक डेड बॉडी को रिकवर किया गया है।
आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संसद टीवी की शुरुआत करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में संसद टीवी को लॉन्च किया जाएगा। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। चैंपियंस लीग फुटबॉल में आज इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना स्विट्जरलैंड के यंग बॉयज से होगा। मैन यू के लिए चैंपियंस लीग में पिछला सत्र अच्छा नहीं रहा था। टीम को ग्रुप के दौर से बाहर होना पड़ा था। ऐसे में टीम की कोशिश पिछले प्रदर्शन को भुलाकर जीत के साथ शुरुआत करने की होगी। स्टार स्ट्राइकर रोनाल्डो की वापसी से टीम को मजबूती मिली है। और वहीं चैंपियंस लीग फुटबॉल में आज देर रात बार्सिलोना का सामना बायर्न म्यूनिख से होगा। फुटबॉल प्रेमियों के लिए बेहद अहम रहने वाले इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की तैयारी पुरजोर तरीके से है और दोनों ही कोशिश इनकी शानदार तरीके से है। अपने इस अभियान को तेजी देने की कोशिश लगातार जारी है। वैसे बायर्न ने अपने नए सीजन की शुरुआत अच्छे तरीके से की है। टीम के स्टार खिलाड़ी लेवेंडोस्की शानदार फॉर्म में हैं और पिछले 17 मैच में अपनी अहमियत को सामने रख भी चुके हैं। वहीं बार्सिलोना की बात करें तो टीम इस बार लायनल मेसी के बगैर मैदान पर होगी। मेसी पीएसजी ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में बार्सिलोना के लिए खुद अपने आप में ये एक नया अनुभव जैसे होगा। वैसे बार्सिलोना के लिए दिक्कत यही खत्म नहीं है, बल्कि टीम के लिए चोट भी एक बड़ी समस्या है, जिसके चलते टीम की फॉरवर्ड लाइन पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा है। और वहीं अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां अब बदलाव जमीनी स्तर पर नजर आने लगा है। जम्मू कश्मीर के वो इलाके जो वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, वहां भी अब विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। ऐसा ही एक इलाका है नियंत्रण रेखा का आखिरी गांव दातोद, जहां वर्षों के बाद बिजली पहुंची और सड़क मार्ग से इस गांव के जुड़ने से यहां पर विकास की राह भी सुगम हो गई है। देखिए जम्मू कश्मीर में सरहद पर स्थित दातोद गांव से ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये है नियंत्रण रेखा का आखिरी गांव दातोद। ये गांव राजौरी और पुंछ जिलों के बीच स्थित है और इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है इस गांव में पहली बार बिजली पहुंची है। साथ ही ये गांव सड़क मार्ग से भी जुड़ गया है। प्रशासन ने इस काम को सेना की मदद से अंजाम दिया है। आप भी जहां हमारे साथ खड़े हैं, हम ऑलमोस्ट जीरो लाइन पे ही खड़े हैं और ये लास्ट ही गांव है हमारी डिस्ट्रिक्ट का इस एरिया में, जहां जो एक हमारा पावर विंग पीडीडी के साथ काम करता है, उनकी तरफ से एक काम किया जा रहा था बिजली लगाने का। तो वो बिजली लगाने का काम जहां पूरा हुआ और आज उसका उद्घाटन हुआ। आज़ादी के बाद से अब तक ये गांव विकास की मुख्य धारा से कटा रहा था, लेकिन अब नए भारत में जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी बदल रही है और इसी के साथ बदल रही है यहाँ के निवासियों की तकदीर। अपने गांव और अपने घरों के बिजली और सड़क मार्ग से जुड़ने से इलाके के लोग काफी खुश हैं। आपकी हमें बहुत खुशी हुई है कि आपने हमारा दर्द और हमारा दुख जो है आपने सुना है और ये बात कहीं दूर तक जाएगी। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे डीसी साहब आए तो हमें पता चला कि हमारे ये भी कोई गाँव है कि जिसके अंदर हमारे दतोड़ के अंदर इससे पहले कोई नहीं आया और पहली बार ये इतना बड़ा फैक्शन हुआ है और हमें फौज की मदद से ये जो कुछ हुआ है फौज की मदद से हुआ है। यहाँ पे पहली बारी मतलब 20 साल बाद बिजली यहाँ पे लगी है। रोड तो कभी यहाँ कोई नाम निशाना नहीं था रोड का और नई बात अभी रोड हमारे को मिली है। दूसरा क्या डीसी साहब यहाँ पे आए और मेरी मतलब 38 साल उम्र है, आज तक कोई यहाँ पे डीसी एसपी साहब आज तक कोई नहीं आया। ये पहला चांस है मेरी ज़िंदगी का, यहाँ पे पहली बार आप आए हो और हमारे को बहुत खुशी हुई है। सरहद पर स्थित इस गांव का हर घर अब बिजली से रोशन हो रहा है। साथ ही सड़क मार्ग के द्वारा इस गांव के जुड़ने से भी इलाके की तस्वीर बदली है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।
नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती हिंदियानी। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।